आप सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। प्रशांत जी एंड सुरेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। हम जैसे यूट्यूब चैनल जो यूज़ करना सीख रहे हैं और यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सबसे पहले। इसके ऊपर, मणिपुर के ऊपर आप लोगों की क्या राय बनती है? हम लोगों ने बहुत सुना, आपके अलग अलग चैनल्स पे आप लोगों को सुन रहे हैं, मगर जो मणिपुर का जो इफेक्ट आ रहा है इंटरनेशनली, वो आप इसके अंदर बता सकते हैं? फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे लोग पूछ रहे हैं, कैसे पाकिस्तानी पूछ रहे हैं। ये अभी परसों तरसों की बात है, पाकिस्तानी मुझसे पूछे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। जी। मैंने मतलब जो खबरें हैं अभी भाई वो तो है ही। मैंने मणिपुर में 2 इंटरव्यूज़ लिए हैं और आखिरी मैंने इंटरव्यू जो लिया वो एनी राजा का लिया। एनी राजा महिला राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग पे वहाँ गई थी और जैसा इस सरकार का काम है कि वहाँ एफआईआर कर दी और उनकी टीम के एक मेंबर को जमानत लेनी पड़ी। लेकिन ओवरऑल देखिए जो मणिपुर का स्थिति है, कल जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कल सुबह विपक्षी पार्टियों का एक डेलीगेशन जा रहा है। जी राहुल गांधी वहां से होकर आए हैं। विपक्षी दलों सांसदों का एक टीम जा चुकी थी पहले भी। स्थिति बहुत खराब है वहाँ की, जो जैसे लोगों से बात हो रही है। और जो वीडियो सामने आया वो तो हिला देने वाला वीडियो है और उससे ग्रेविटी पता चलती है कि क्या है जो बाद में बयान आए कि पुलिस ने उनको हैंड ओवर कर दिया हम्म। और जिस तरीके से उन महिलाओं के शरीर को नोच रहे हैं, हजारों की भीड़ है, फिर रेप हुआ, मतलब हैवानियत की हद है। और उससे भी ज़्यादा जो मतलब वो तो तकलीफ दे है ही। दूसरा जो तकलीफ दे बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बहुत असंवेदनशील बयान आया। जी देखिए अपराध हो जाता है, अपराध को आप कितना भी प्रिवेंशन करो, आप ये कई बार रोक नहीं पाते, बस में नहीं है, ये पुलिस के बस में नहीं है। हम्म, ये तो खैर मान लीजिए कि पुलिस के सहयोग से हुआ हम्म, क्योंकि पुलिस ने हैंड ओवर किया जो बयान आ रहे हैं। लेकिन बहुत समय पुलिस के बस में नहीं होता, अपराध हो जाता। लेकिन अपराध के बाद आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? जी आप छत्तीसगढ़ राजस्थान को ले आए। हम्म, मैंने ही वो ट्विटर पे वीडियो डाला था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब निर्भया का कांड हुआ तो वो राष्ट्र के नाम संदेश दिया उन्होंने दूरदर्शन में, या झुकी हुई आंखों से। हम्म, और जो प्रोटेस्टर्स यंग थे, यूथ था सड़कों पे, जिसकी पुलिस से झड़पें भी हो रही थी, लाठीचार्ज भी हो रहा था, उनको मनमोहन सिंह ये कह रहे थे कि आपका गुस्सा जायज है। हम्म, और उन्होंने कहा कि मैं 3 बेटियों का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं दर्द क्या है। बिल्कुल, आई रिमेम्बर। ये या ये स्टेट्समैनशिप है। या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मणिपुर जलता रहा, 4 मई से जल रहा था। 4 मई से पहले भी हम्म, तमाम चीजें होती रही वहां पे जो कि भूमिका बन रही थी। और आप अमेरिका चले गए, आप फ्रांस हो जाए, आप सऊदी अरेबिया हो जाए, आप इजिप्ट हो जाए, और देश भर में घूम रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। मगर आप वो बोलते हैं मणिपुर कि ये गए नहीं। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, ये वो और बोलते मैं हैं आखिरी इंटरनेशनल बात ये कहूंगा कमिटमेंट्स। कि मैं आखिरी बात अभी भाई ये कहूंगा, फिर मैं सुरेंद्र जी को सुनूंगा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे अभी तक कुछ नहीं बोला है, हम्म, ना संसद में, ना संसद के बाहर, ना ट्वीट पे। करेक्ट। अभी तक जो उनका बयान था वो छत्तीसगढ़ राजस्थान पर था और इतनी बड़ी घटना का सामान्यीकरण करना था। तो मैं नहीं मानता कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है, नहीं आया है, हम्म, खामोश है वो। जी। मेरे को एक चीज पूछनी थी, कि आप लोग अभी आज की तारीख में, मैं देखता हूँ इंडिया में जितने भी चैनल्स हैं, जो भी हैं, वो लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, रेप्स की, ये रेप हुआ है, या फिर रेप के ऊपर एक टोपीबाजी हो रही है कि वो छत्तीसगढ़ का रेप भी कंपेयर होते हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेप हैं, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग रेप है। मगर ऐसा है कि इंटरनेशनल वे में अगर आप इसको देखेंगे प्रशांत जी,
तो ये एक तरह से जेनोसाइड है। पहली बात तो ये एथनिक क्लेंजिंग है जो कोसोवो में हुई थी, ये एथनिक क्लेंजिंग है। सो व्हाई आर वी लुकिंग एट द एस्पेक्ट ऑफ एथनिक क्लेंजिंग? चाहे दो ट्राइब में ही हुआ, मगर एथनिक क्लेंजिंग तो हो रही है। जब तक आप जो भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ उसका मिलेगा कि उसका क्या तरीका हो सकता है उसको करने का सॉल्व। तो प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई अभी भी नहीं हुई है। इसमें आपकी क्या राय बनती है हरेंद्र भाई साहब? 3-4 चीजें अभी भाई। पहली चीज तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका फैजान भाई का, कि आप आज उस जगह पे बैठ के आप लोग ये हिंदुस्तान के मामलों में देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और कहाँ तो आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और कहाँ हम उन ब्रांड एम्बेसडर का सर भी झुका हुआ देख रहे हैं और आंख भी झुकी हुई देख रहे हैं। और आप लोग इसके बाद हमारे परचम को ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं कम्युनिटी को, दुनिया को ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग ऐसे नहीं हैं। मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है, और मणिपुर के साथ पूरा का पूरा देश 140 करोड़ के मुल्क में 2-4-10 कुछ असंवेदनशील ग्रुप्स को छोड़ करके बाकी सब लोग खड़े हैं। तो इस चीज के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रशांत भाई तो खैर इस वक्त बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि एक बैटल टॉर्च लेकर के चल रहे हैं, और पूरा दुनिया इनको सुन रहा है, देश सुन रहा है, और रोज की रोज ही ये कहीं ना कहीं संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राय भी रख रहे हैं, और लोगों को अपनी जबान से, अपनी बातों से मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। मणिपुर में देखिए, आपके सामने है सारी चीजें, कोई चीज अब ढकी छुपी नहीं। आपने जैसा कहा एथनिक क्लींजिंग, एक्चुअल में एथनिक क्लींजिंग से आगे की एक चीज है कि जब सत्ता पक्ष और बहुमत चुनाव जीत करके आता है तो वो अपनी सरकार बनाता है। सरकार बनाने के बाद वो सर्वमत से सरकार चलाता है, गणतंत्र से सरकार, लोकतंत्र से सरकारें चुनी जाती हैं और गणतंत्र से सरकारें चलती हैं। एक बार आप जीत जाइए तो आप पूरे राज्य के, पूरे देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य का चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, देश का चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री हो जाते हैं। आपकी सरकार सबके लिए होती है। लेकिन दुर्भाग्य से मणिपुर में जो हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है कहीं ना कहीं। वहां पर पुलिस वालों के हथियार उग्रवादियों के हाथ में गए, और ये ऑफिशियली भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 6 लाख से ज्यादा बुलेट्स उन लोगों के पास में। तो हम दोनों तीनों चीजें कह रहे हैं, और वो उनसे आप देखिए ना, उनसे वो अपील कर रहे हैं कि साहब हथियार ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। किसी को हथियार मिले वापस करता है क्या? आप जिस तरीके की परिस्थितियां हो रही हैं, मसला यहाँ 2 ग्रुपों का नहीं है। मसला अगर 2 ग्रुपों का हो तो वहां पर स्टेट है, वहां पर स्टेट का पुलिस है, वहां पर स्टेट जो है, बीरेन सिंह वहां का चीफ मिनिस्टर है। बीरेन सिंह का काम यह है कि सारे ग्रुपों के साथ बैठे, शांति की अपील करे, बात करे, लेकिन वो एक ग्रुप के साथ में कहीं ना कहीं बहुसंख्यक उसके साथ में अपने आप को खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही एक मात्र कारण था, राजनीति से इतर हम लोगों ने कहा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाइए, वहां पर हमारी आर्मी को भेजिए, वहां पर सुरक्षा बल बगैर किसी भेदभाव के वहां पर जो है शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन स्टेट की जो सरकार है, उस सरकार के ऊपर इतने बड़े क्वेश्चंस हैं, और दबी जबान में भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो लोकल एमएलए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ, हम कोई आपके सामने ऐसे कोई चीज नहीं उठा रहे हैं जो वहां के लोग नहीं कहते। स्टेटमेंट्स आए हैं भारतीय जनता पार्टी के एमपीज के, एमएलएज के, उनके घर जलाए गए हैं, वो जो दूसरे समुदाय के लोग, यहाँ तक कि गवर्नर ने बोल दिया। हाँ, गवर्नर तक ने बोला है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए। मसला यहाँ पर ये है, मसला यहाँ पर ये नहीं है कि कोई घटना हो गई तो हम लोग जो है उस घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी जी गए थे, प्रशांत भाई भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक स्टेटमेंट, उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ के लिए क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा भाई लोगों को दवाइयां दीजिए।
जो कैंप्स में हैं उनकी सुविधाओं का ध्यान रखिए, उनको घर वापस भेजने का काम कीजिए, उनके जख्मों पे मरहम लगाइए। हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। फिर किसी ने कोई एक पॉलिटिकल सवाल पूछा, उन्होंने कहा यहाँ मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं। अब ये बात राहुल गांधी को एक स्टेट्समैन बनाती। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आया, सबसे पहले यहाँ के लोगों के जख्मों पर आप मरहम लगाइए। आज भी, कल भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ओपनली कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी हमारी आवश्यकता हो, आप जहां कहिए हम वहां आ जाते हैं, जब आप कहिए तब वहां आ जाते हैं, और हम जो है आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, मणिपुर को शांत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद हमको क्या बताया जा रहा है? हम नामर्द हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी बोलता है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के सांसद जो संसद के बाहर धरने पर बैठे हैं, वो नामर्द हैं। क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो है, वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो उसी जबान का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद संजय सिंह, आप पार्टी के सांसद, हमारे दोस्त भी हैं, वो अपने निलंबन के खिलाफ और मणिपुर के पक्ष में कि खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं वहां निलंबित होकर के बाहर धरने पे। दिन रात वो आदमी बैठा, बहुत गर्मी है यहाँ पर, पानी तक की। तो आप मुझे बताइए, उस आदमी को कह रहे हैं कि साहब ये तो लफंगा है। मतलब आप बताइए, एक सांसद को, सदन के बाहर खड़े हुए एक सांसद को, जो 24 घंटे वहां बैठा हुआ है, वहीं पर मच्छरों में है, वहीं पर गर्मी में है, 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वहां पर उसको लफंगा कहा जा रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है। आपको मैं बताऊं थोड़ी सी, चूंकि आपके जो विदेशी दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए, कि सत्ता लगातार हमारे ऊपर आरोप लगा रही कि साहब हम चर्चा नहीं चाहते, गृह मंत्री जवाब देंगे। राज्यसभा में एक नियम 267 होता है, 267, जिसमें पूरी राज्यसभा के जो भी मेंबर चाहे बात कर सकते हैं। लंबी डिबेट चलती है, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की। वो उस पर तैयार नहीं। हम वो कहते हैं कि साहब 176 में कर लीजिए। आर्टिकल 176 ये कहता है कि साहब 2 घंटे की डिबेट हो जाएगी और उस पर जवाब दे देंगे। क्या 2 घंटे में मणिपुर शांत हो जाएगा? आप बताइए, पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पे बातें हो रही है मणिपुर की, वहां की पार्लियामेंट, हम इसके विरोध में। हम किसी भी बाहरी, मगर प्रॉब्लम ये भी हो जाती है सुरेंद्र जी कि लोग बाग अगर कुछ भी बताते हैं सच, तो उनको बोलते हैं ये लोग टूल किट हैं। ये एक बड़ा ट्रेंड चालू हो गया है कि अगर आप सरकार को सच बताओ, उनकी मदद ही कर रहे हो आप तो सरकार की एक्चुअली में। वहां जाके वहां लोगों से बात करके आप जो सरकार का काम है वो आप लोग कर रहे हो, क्योंकि वी आर ऑल इंडियंस फर्स्ट। वी आर नॉट लाइक मणिपुरी और यूपी, ये तो नहीं है, वी आर वन इंडिया। सो मेरे को ये समझ नहीं आता, ये कोई भी आदमी सच बोलता है। आज की तारीख में प्रशांत जी को भी मैंने इनके कई ट्वीट में देखा है, या उनके जो आंसर जवाब आते हैं लोगों के, बोलते हैं तो टूल किट है। व्हाट डू यू मीन? टूल किट ही तो होती है किसी गाड़ी को ठीक करने के लिए, तो टूल किट ही मान लो। चलो तो टूल किट ही होगा गाड़ी पे तुम्हारे डिग्गी। मैं वही बात कहना, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं अभी भाई, कि एक्चुअल में हम लोग तो सरकार की मदद करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए, पूरा सदन एक स्वर में बात करे, पूरा सदन मणिपुर की जितनी भी इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, या जो दुर्घटनाएं हुई, दुर्व्यवहार हुए हैं, एथनिक क्लिंजिंग हुई है, उसका मजम्मत करे, उसको का विरोध करे, और दुनिया को बताए कि देखो भारत पूरा देश, वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट दिस क्राइम, अगेंस्ट दिस एथनिक क्लिंजिंग। हम लोग काम करेंगे, हम लोग बीड़ा उठाएंगे, वहां के लोगों को सही करेंगे, वहां के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाएंगे। तो और प्रधानमंत्री चूंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनके नेतृत्व में खड़े हुए पूरी दुनिया में आवाज जाएगी कि भारत की सदन ने जो है ये एक प्रस्ताव पारित किया है कि साहब हम मणिपुर की घटनाओं की घनघोर निंदा करते हैं और जो भी काम हो पाएगा वो हम करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है देन ऑल्सो सुरेंद्र जी, देन ऑल्सो जितने भी पार्लियामेंट से बात हो रही है, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो, कहीं भी हो, उनको भी जवाब मिल जाएगा that we are together, we are united, and we are stronger than any nation because we are united. We do not want interference from the UK Parliament or anybody. ये मैं सुरेंद्र भाई को की बात को ही थोड़ा सा इलाबोरेट और कर दूं कि जो बीजेपी और बीजेपी का समर्थित मीडिया ये बात कह रहा है कि विपक्ष जो है वो बहस नहीं चाहता। तो अभी जो सुरेंद्र भाई बता रहे हैं कि 267 की डिबेट, वो काम रोको है, सब काम रोक के आप, क्या ये वीडियो देखने के बाद
मतलब बहुत सामान्य तौर पे जो कर रहे हैं करते रहेंगे। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट है वो किसी किताब पे, किसी फिल्म पे, किसी शख्सियत पे पार्लियामेंट बात करना चाहती है, 10 लोग बोलना चाहते हैं, वो होता है। क्या ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट का मसला है, जहाँ पे एथनिक क्लींजिंग हो रही है, जहाँ पे कत्ले आम हो रहा है, जहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और गैंग रेप हो रहे हैं, मारा जा रहा है? आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिबेट का है कितनी, अब मैं देख रहा हूँ कि कितने असंवेदनशील हैं। ये मगर बात एक कहने चीज वाले नहीं। और मगर एक चीज और है ना, इस बात को अभी भाई एक आखिरी सेंटेंस की, इस बात को ये जो मीडिया हाउसेस हैं, मैंने भी वहां पे 30 साल गुजारे हैं भाई। उन मीडिया हाउसेस में सबको मालूम है कि ये नियम है। अगर आप इस नियम को बता नहीं रहे हैं, इस फर्क को नहीं बता रहे हैं, तो आप बेईमान हैं अपने पेशे के प्रति। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। ये और भी अफसोस की बात है। और ऐसा करके आप बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं। आप एक बार सोच के देखिए अभी भाई सुरेंद्र जी, कि जिन लोगों ने ये बलात्कार किए, जिन लोगों ने ये किया अपराध, उन लोगों ने टेलीविजन पे या जैसे भी इंटरनेट बंद है कहीं से भी मोदी जी का स्पीच सुन लिया होगा। डेफिनेटली। क्या फीलिंग आई होगी उनके अंदर कि साहब हमारी तो बात ही नहीं हुई, ये तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना कि क्रिमिनल का हौसला जो है कैसे बढ़ता है। मगर इसमें एक चीज और आ जाती है प्रशांत भाई साहब की, जो इनकी पार्टी की जितनी महिलाएं हैं, स्मृति ईरानी जी हैं या जो भी महिलाएं हैं इनकी पार्टी में, जो छोटे कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक, मैंने तो उनके भी किसी से सुना नहीं है मुंह से कि वो लोग इस चीज का घोर निंदा करते हैं या ये करते हैं। दूसरा, मेरे को ऐसा लगता है कि इसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए इन पार्लियामेंट, इस वीडियो की। इसको एक वहाँ पे विज्ञान भवन में स्क्रीन लगा है एज फार एज आई नो, जहाँ पे स्क्रीनिंग होती है फिल्म्स की, राइट? जो फिल्म आती है, आर्ट फिल्म जो लोग दिखाते हैं, कोई ऐसी स्क्रीन है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग क्यों नहीं होती है? ये सारे MP MNO को बिठा के दोनों हाउसेस के स्क्रीन करा जाए और फिर कराया जाए इन लोगों के वोटिंग, इनकी शक्लें दिखाई जाए पूरे देश के सामने कि ये स्क्रीन देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको अपनी माँ, बेटी, बहन इनमें दिख रही है या नहीं दिख रही है? दूसरा मेरा एक सवाल आपसे है, आप एक अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो में 2000 के अंदर कबीला करके एक प्रेसिडेंट हुआ करता था। कबीला ने पूरे कॉन्गो को बेच दिया था। कॉन्गो इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्गो से रिच कोई कंट्री नहीं है जहां तक आप देखे जाए नेचुरल रिसोर्सेज। मेरे को कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही लगता है जो मणिपुर में हुआ है। वहां भी एथनिक क्लिंजिंग हुई थी, छोटे छोटे मिलिशियाज बना दिए गए थे, जो आज वहां पे मिलिशिया है। मैंने एक वीडियो देखा है, आज तक वालों ने वीडियो दिखाया है, जहाँ पे वो पूरे के पूरे एक पगडंडी में खड़े हैं और वो बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के पास सारे हथियार हैं और वो लोग अपने आप को डिफेंड। सो वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल आर्मीज जिसको कभी भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस पे प्रशांत जी, दिस हैज टू बी वरीड। और जो आज की तारीख में दर्शक सुन रहे हैं इस बात को, जाके कॉन्गो की हिस्ट्री देख ले। अभी हाल फिलहाल 20 साल पहले की हिस्ट्री है कि वहां पे प्रेसिडेंट का नाम था कबीला, उसने कॉन्गो का कैसे तहस नहस किया था। और उसको उठने में आज के, क्योंकि यहाँ मेरे कॉन्गोलीज कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मुझे बताई थी स्टोरी। तो जब मैं दोनों को एक साथ जोड़ता हूँ, जो आज इंसिडेंट मणिपुर में हो रहे हैं और उसको कॉन्गो, तो मुझे ऐसा लगता है वहां पे भी एक कॉन्गो बन गया है छोटा, जिसको संभालना अब हर किसी के बस की बात नहीं है। देखिए अभी और तो दूसरा, अभी आपने एक चीज कही प्रशांत जी, उन्नाव हो गया, हाथरस हो गया, ठीक है, बिल्किस बानो के केस हो गए, तब भी पूरे समाज एक स्वर पे नहीं बोला। उस समय भी कोई भी ये जो महिलाएं हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे कोई भी हो, वो कभी भी किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो उसको अपोज करती हैं। जब स्टार्ट ही ऐसा हुआ है तो एंड भी तो उससे ही बड़ा होएगा ही। स्टार्ट भी रोकना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, ये पूरे नॉनसेंस क्या है। उस बच्ची को जला दिया, उस बच्ची के माँ बाप को बेघर कर दिया, ये सारे के सारे। आज की तारीख में ब्रजभूषण शरण आपके सामने केस है। तो रेप्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। पहले हिंदू मुसलमान रेप होता था, अब अच्छा रेप्स भी देखिए प्रशांत जी, आप भी देख रहे होंगे, रेप शुरू से होते हैं। अमेरिका में हाईएस्ट रेप्स होते हैं क्योंकि रिकॉर्ड होते हैं, वहां पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, हर रेप को रिकॉर्ड करें तो पता नहीं कितने रेप होते होंगे इंडिया में। समाज का एक ऐसा ढांचा बना हुआ है, किसी की बेटी का रेप हो जाता है तो समाज वाले रोक देते हैं, बाप ही रोक देता है, भैया चुप हो जाए, तेरी शादी नहीं हुई। ये फैक्ट है अपने समाज का जो ढांचा है। रेप 30 साल पहले भी होते थे, उसके बाद वीडियो होने लग गए, उसके बाद गैंग रेप होने लग गए, उसके बाद बच्चों को काटना और उनको उसमें डालना फ्रिज में शुरू हो गया। अब स्ट्रीट पे वहां पे महिलाओं को नंगा करके उन लोगों को घुमाना शुरू हो गया। तो इसका अंत क्या है आपके हिसाब से, कहाँ पे जाके अंत होगा?
देखिए अभी भाई, अभी तो बहुत ही असामान्य स्थिति है। पहला तो वायलेंस रुके, जख्मों को काउंसलिंग हो, लोगों की कॉम्पनसेशन मिले, जीवन सामान्य हो वहाँ का। जो वहाँ तो अभी जो खबरें कैंपों से आती, कैंपों में खाना नहीं, दवाइयाँ नहीं है, लड़कियों को, महिलाओं को पैड्स नहीं मिलते, तो बहुत असामान्य स्थिति, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो अभी पहले तो ये कि जख्म जो है रुके, पहले तो वायलेंस इट्स रुके, लाइक अ वॉर जोन, इट्स लाइक अ वॉर जोन, लाइक वॉर जोन। तो पहले तो रुके, वायलेंस रुके, स्थिति सामान्य हो, फिर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो। क्योंकि देखिए, ये कुछ एक नया लेकर गए। जितना मैं नॉर्थ ईस्ट के समाज को जानता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का समाज धर्मों में नहीं बटा हुआ है, ट्राइब्स में बटा हुआ है, वो ट्राइब्स में बटा हुआ है। तो वो किसी एक धर्म में चले भी गए हैं अगर, लेकिन उनका जो ट्राइबल कल्चर है वो ओवर शैडो करता है, उसी को फॉलो करते हैं वो। उनकी शादी ब्याह, बाकी पूजा पाठ भी उन्हीं धर्मों के, उन्हीं ट्राइबल कल्चर के हिसाब से होते हैं। और वो तो आप वहां पे एक रिलीजन का पैकेज लेके गए, ये बिल्कुल नई चीज आप वहां पे लेकर गए और आपने इंट्रोड्यूस किया, और वो सिलसिलेवार घटनाएं हुई। एक बात, दूसरी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, मैंने तो प्रधानमंत्री कार्यालय कवर किए कई साल, कई प्रधानमंत्रियों के दफ्तरों को कवर किया है जब वो कार्यकाल में रहे। देखिए, प्रधानमंत्री को इंटेलिजेंस की एक एक मिनट की खबर होती है, और दिन में 2 बार तो उसको इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है। हमको आपको ये वीडियो दिखाई दिया अभी जुलाई के महीने में, मई का वीडियो, मुझे यकीन नहीं है, इस बात को मानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ये वीडियो नहीं था, और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ नहीं किया होगा। ये मेरे लिए मानना मुश्किल बात है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाओं की ब्रीफिंग होती है, और एक बार नहीं, कई कई बार होती है। तो अब जो एक वीडियो सामने आया, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुझे मानने में बहुत मुश्किल होगी ये बात, क्योंकि मैं सिस्टम को जानता हूँ कैसे ब्रीफिंग होती है। सुबह और शाम को 2 बार ब्रीफिंग तो होती है, उसके अलावा भी ब्रीफिंग होती है। भारत के प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम है, पेगासस वेगासस तो अब आया है, उसको जो जानना होता है वो जान लेता है। और कोई मनमोहन सिंह जैसे सीधे दिखने वाले प्रधानमंत्री, या देवगौड़ा जैसे व्यक्ति, या गुजराल जैसे लोग जब अपनी सीट पर बैठते हैं, तो ये भी पूरे अलर्ट होके सारी चीजें इनको मालूम होती है। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इनको मालूम नहीं था। आपने कोई भी प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिया। जब हाई कोर्ट ये नहीं पता है तो 4 तारीख को वहां पे मार्च निकल गया, उसके बाद वायलेंस हो गया, 3 तारीख को मार्च निकला, 3 मई को, और उसके बाद, और अभी आप कोर्ट की बात कर रहे थे मुकदमों की, आज ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है कि ये जो महिलाओं का मामला हुआ है, इसका ट्रायल मणिपुर के बाहर ले जाओ। अपनी ही डबल इंजन सरकार के खिलाफ अविश्वास है, लेकिन वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहे। और मैं इसमें, और 355 लगा हुआ वहां पे। 355 का मतलब अभी भाई ये है कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का काम केंद्र के गृह मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है। तो स्थिति बहुत गंभीर है वहां की। मगर इसके अंदर तो प्रशांत जी एक और चीज बोलते कि इसके प्रेसिडेंट का भी कुछ भी नहीं आ रहा स्टेटमेंट, जबकि वो तो दलित समाज से आती है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपनी, उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मतलब वो जो कहते हैं रबर स्टैंप होता है प्रेसिडेंट इंडिया का, इज इट रियली ट्रू, इज इट दैट इट्स अ रबर स्टैंप? देखिए, भारत का राष्ट्रपति, भारत के संविधान ने रबर स्टैंप नहीं बनाया है। भारत के संविधान ने माइल्डली 2 पावर सिस्टम क्रिएट किए, 2 सेंटर ऑफ पावर क्रिएट किए।
आप भारत के राष्ट्रपति का कोलिजियम देखिए, कई देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपति से ज्यादा बड़ा कोलिजियम है उसके वोट का। बिल्कुल। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति जी बोल नहीं रही हैं, या पिछले राष्ट्रपति नहीं बोले। ऐसे मान लीजिए ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को भारत का संविधान याद दिला दिया था, या खींच दिया था बुरी तरीके से, राइट। और हमने मॉडल लिया है, वेस्टमिंस्टर मॉडल लिया है। आज भी शायद हर थर्सडे को शाम को 6 बजे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बकिंगम पैलेस जाता है, फाइल्स के साथ जाता है, करेक्ट, और पूरी ब्रीफिंग देता है। यहाँ भी होता है, यूएस प्रेसिडेंट का यहाँ ब्रीफिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग एवरी डे इन पब्लिक। तो आपका प्रेसिडेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैं तो जहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, हमने सिस्टम वहां से लिया है। अभी तक भी ये होता था कि भारत का प्रधानमंत्री मौके पे मौके, मतलब कोई बड़ी घटना हो गई, विदेश दौरे से लौट कर आए हैं, कोई विदेशी डेलीगेशन आया है, राष्ट्रपति भवन जाता था, ब्रीफ करता था प्रधानमंत्री। वो सब परंपराएं खत्म हो गई हैं। तो भारत की जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक परंपराएं, उनको ही खत्म कर दिया है। लेकिन ये बहुत दिन चल नहीं पाएगा अभी भाई। मैं एक चीज आप दोनों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आज की तारीख अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा पिछले 20 साल पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर बने, हनुमान मंदिर, राम मंदिर। मेरे शहर का ही मंदिर मैंने वीडियो डाला था, जब एक पत्रकार थे गोदी मीडिया वाले, वो अमेरिका न्यूयॉर्क में बाइबल दिखा रहे थे, तो मैंने उनको बस्ट करने के वो बताया था कि यहाँ का राम मंदिर जरा देखें, यहाँ का हनुमान मंदिर देखें जरा। आप मुझे एक चीज बता सकते हैं कि आज की तारीख में मणिपुर में इतने ज्यादा चर्चेस पे अटैक हुआ है, जो बता रहे हैं 100, 150, 200, 300 चर्चेस वहां जला दी गई है। कल यहाँ पे कोई गोरा अंग्रेज सरफरा बंदूक लेके हमारे मंदिर में आ जाता है, जहाँ पे हर वीकेंड पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, 200-300 लोग इकट्ठे होते हैं राम मंदिर में, और वो अटैक कर देता है हिंदूज पे, क्योंकि वो भी सरफरा है, ही इज ऑन ड्रग्स, ही इज ऑन, मतलब ही इज नॉट मेंटली एनी अटैक्स, बिकॉज वैसे ही हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स हो गए हैं, मेड बी जॉब्स, मेड बी बिजनेस, मेड बी पॉलिटिक्स, वी आर सो दे फील इनसिक्योर बाय अस। आज स्कूल्स में बता देता हूँ मैं, यहाँ पे गोरा अपने बच्चे को उधर डालना पसंद नहीं करता जहाँ पे इंडियंस और चाइनीज होते हैं, बिकॉज दे नो दे कांट कम्पीट विद अस। और ये मेरे बच्चों के साथ भी हुआ है, हमने भी यहाँ स्कूल में यहीं पढ़े। तो कल अगर यहाँ पे कोई हिंदूज पे अटैक हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यूएस गवर्नमेंट लेगी या इंडियन गवर्नमेंट लेगी? क्योंकि उसका जो रिपल इफेक्ट है, देखिए क्या होता है, जहाँ भी वायलेंस होता है, वायलेंस का रिपल इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। जैसे एडजॉइनिंग स्टेट्स में होगा, मिजोरम हो गया, अरुणाचल, वहां पे होगा ही होगा, वह आप रोक नहीं सकते। तो अगर यहाँ अमेरिका के अंदर 100-200 हिंदुओं को किसी तरह अटैक कर दिया, अभी लास वेगस में हुआ था, वहां पे एक गोरे ने वहां 50 लोगों को मार दिया था। यहाँ तो गन कंट्रोल एक्ट है नहीं कई स्टेट्स में, हर आदमी रिवॉल्वर लेके घूमता है। कल कोई सरफरा आदमी आके अटैक कर देता है असॉल्ट राइफल से, और यहाँ पे हिंदूज यहाँ पे मर जाते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें जा रही हैं, और समाज में हर तरीके का एलिमेंट है। बिल्कुल कोई भी व्यक्ति प्रवोक हो सकता है, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। जैसे हिंदुत्व में कट्टरता है, जैसे हिंदुत्व में कट्टरता आ गई है, वैसे ही इन लोगों की भी कट्टरता है, ईसाइयों में भी। अगर ईसाइयों में कट्टरता है, वो देख रहा है कि मेरे ईसाई भाइयों को वहां मारे जा रहे हैं, और ये आके मेरे देश में ये लोग बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं हम लोग के चर्चेस के सामने, हमें आज तक इनको टोका नहीं, हमने रोका नहीं, हमने इनको जमीन दी, हमने इनको सपोर्ट किया, और ये हमारे वहां पे चर्चे जला रहे हैं। Then what happens? Then who take the responsibility? आप भी बता सकते हैं सुरेंद्र जी। ओवरऑल उनकी सोसाइटी सिस्टम हमसे ज्यादा इंक्लूसिव है। उनकी इंक्लूसिव सर एक लिमिट तक है, अपन उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। रेडिकल एलिमेंट तो वहां भी होंगे, रेडिकल एलिमेंट है ना वहां पे। यहाँ स्कूल में शूट आउट्स होते ही हैं, तो जो यहाँ पे रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कि गोरे होते हैं, कोई प्रोटेस्टेंट्स हैं, कोई कैथोलिक्स हैं, कोई ये अलग अलग इनके भी फिरके पे बटे हुए हैं। कल कोई आदमी, मेरे को डर ये है, और मैं आपको सीरियसली बताऊं, हमारे मंदिर में इस बात की चर्चा हुई है बोर्ड में कि अब हम लोग को एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, क्योंकि जब हमारे हर रविवार को, जो फर्स्ट रविवार होता है मंथ का, वहां पे पूरी असेंबली होती है पूरी कम्युनिटी की, वहीं पे खाना होता है, कम से कम 200-300 लोग होते हैं। तो हमें वहां पे एक सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि जो इंडिया में हो रहा है उसका कहीं रिपल इफेक्ट यहाँ हो गया तो। चलिए, हमारे पास गन्स भी होती हैं, अब वो हमारी गाड़ी में होती है, क्योंकि रिलीजियस प्लेस के अंदर आप गन लेके नहीं जा सकते।
any government building, any religious building, you can't, any school, you can't take your guns. But वो तो हमारी गाड़ियों में है, उससे पहले तो हम लोग को कोई भी आके भून देगा। और मुझे इस बात का डर है, और मैं अपने बोर्ड में कई बार बोल चुका हूँ इस बात का कि भाई सिक्योरिटी रखो, इसका रिपल इफेक्ट हो सकता है, कहीं भी गुरुद्वारे में हो सकता है, यहाँ के मंदिरों में हो सकता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर हम लोगों की क्या गलती है? देखिए, 3-4 चीजें हैं, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली चीज तो ये जो कट्टरता वाली बात है, ये मूल रूप से दिख रही है एक्चुअल में हिंदू धर्म ये हो या हमारा भारत हो, ये अभी बहुत जिसको कहते हैं ना कि छोटे लेवल पे कट्टरता है। ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी एक वोट बैंक की राजनीति के लिए सारे काम कर रही है, एक बात। दूसरी बात, ये कंट्राडिक्शन भाई साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। अच्छे पढ़े लिखे मतलब PhDs को मैं जानता हूँ जो कि बिगेटरी में विश्वास करते हैं। 2014 से पहले ऐसी कभी बात नहीं होती थी। और जब तक छोटा मसला है उसको वहीं दबाना बेहतर है, या उसको और भी बड़ा होते हुए देखते जाए? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं आप ही की बात पे आ रहा था। मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजों को मैं बहुत स्पष्ट कहूं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, यूपी में, लखनऊ में बैठा हुआ हूं। मैं आपको आज फिर से बता दूं कि हम समाज के हिसाब से डिवाइडेड नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल जो ये हमारे जो ये 2014 के बाद की पॉलिटिक्स आ गई है, पॉलिटिकल हिसाब से, और उसको सपोर्ट कर रही है गोदी मीडिया। जिसे कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में जो कुछ भी हो रहा है ना हिंदुस्तान में, मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअल में इसका रिपल इफेक्ट वहां पर आएगा। ये तो भाई मैं तो चूंकि वहां गया नहीं हूं कभी, और आना नहीं चाहिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन आएगा तो बड़ा भयावह होगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। मेरा एक भी भाई अगर कहीं किसी भी जगह दुनिया में है, और अगर उसको इस वजह से कोई नुकसान होता है, तो निश्चित तौर पर ये भारत की सरकार के लिए डूब मरने वाली बात। देखिए, देश शर्मसार हो रहा है। एक वीडियो, और मैं प्रशांत जी से भी कहूंगा, मैं आपको बताऊं, ऐसे अभी कई और वीडियो आने, ऐसा नहीं है कि और वीडियो आज की भी अगर आप भी देखें, जिस तरीके की घटनाएं मणिपुर में आपको दिखाई दे रही हैं, उनके वीडियोस आने बाकी हैं, अभी बहुत बाकी हैं। और जो आपने इंटेलिजेंस की बात कही, सही कही प्रशांत भाई, कि सुबह और शाम 2 टाइम की ब्रीफिंग होती है, और इंपॉर्टेंट टाइम में तो फिर NSA लगातार आपको ब्रीफ करता है, और NSA इस वक्त आपके कौन है वो भी सब लोग जानते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरा सी भी सद्बुद्धि आ जाए, संवेदनहीनता का रवैया छोड़ दे, हठधर्मिता का रवैया छोड़ दे, तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है ना असहयोगात्मक, आप कभी देखिए, अगर हम कहते हैं कि साहब मणिपुर में ऐसा हुआ, तो ये लोग कहते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल। मैं कहता हूं भाई उस पर भी चर्चा करो, लेकिन आप जिस समय ये घटना होती है, मैं राजस्थान की घटना बताऊं आपसे, प्रशांत भाई तो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी जानते होंगे। वहां पर एक रेप हुआ, दलित लड़की के साथ हुआ, अभी 4-5 दिन पुरानी बात है। 2 घंटे में तीनों रेपिस्ट पकड़ लिए गए। तीनों रेपिस्ट ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक यूथ विंग है, उसके तीनों थे, ऑफिस बेरर थे उसके तीनों के। ठीक, वो तीनों लोग उसके ऑफिस बेरर। 2 घंटे में रेपिस्ट पकड़ लिए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे अपने सहयोगी मीडिया के जरिए क्या फैलाने पे लगी है कि साहब राजस्थान में ऐसा हुआ। अरे भाई, मैं कहता हूं राजस्थान, बंगाल, बिहार, आप सब जगह जहां विपक्ष की सरकार है, चर्चा करो। आप सदन में उसकी भी चर्चा करो, भाई आपका बहुमत है, जिनका बहुमत है वो चर्चा करेंगे, तो हम कहां से रोक लेंगे, और हम क्यों रोकें? अगर हमारी सरकार किसी जगह पर है, तो विपक्ष की जिम्मेवारी यानी भाजपा की जिम्मेवारी है हमारी कमियों को उजागर करे। लेकिन वो हमारी कमियों को एक जगह पे इकट्ठा करती है, और जब उनकी कोई कमी आती है तो वो कूड़ेदान की तरीके से हमारे ऊपर फेंकना शुरू कर देती है। ये जो जिम्मेवारी से भागने का नजरिया है, जिसको आप स्केपिंग कहते हैं, जिसको आप जिस तरीके से कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज से बचने के लिए आप हमारे कुछ चीजों, कमियां इकट्ठा किए हुए, कुछ अपराध इकट्ठे किए हुए हो, और जैसे ही आपके ऊपर हम कोई बात करते हैं, तो आप ये बंदर की तरीके से, लोग सारे लोग मिल करके, सारा गोदी मीडिया मिल करके सुबह से शाम
ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, ये वो लड़का मुस्लिम था तो उसने 36 पीस कर दिए, वो लड़का ऐसा था तो उसने ऐसे कर दिए। सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का और मीडिया का यहाँ पर एक इस तरह, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में और भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रॉल्स हैं, जो बेरोजगार प्रवक्ता और मंत्री हैं, वो सारे के सारे मिलकर के इस तरीके का माहौल बनाने लगते हैं कि मुख्य मुद्दे से विषयांतर करने के लिए वो सारे के सारे मजबूर कर देते हैं सब लोगों को। लेकिन ये जो मणिपुर का मुद्दा है ना, ये मणिपुर का मुद्दा इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एथनिक क्लिंजिंग हुई है। जहां पर भी एथनिक क्लिंजिंग होती है, वहां पर दुनिया की नजर जाती है। मैं आपको फिर जिम्मेवारी से कहूं, जब सारी दुनिया की नजर डेमोक्रेसीज की नजर जाएगी, सारी डेमोक्रेसीज की नजर जाती है, उस वक्त हमारी जिम्मेवारी क्या होती है, देश की जिम्मेवारी क्या होती है, सरकार की, विपक्ष की, सबकी, सदन में बैठे, सदन में बैठ करके एक स्वर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो भी प्रधानमंत्री हो, एक स्वर में बात करे कि साहब हम इसके मुखालिफ हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस वक्त विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई राबता नहीं रखना चाहती। विपक्ष को नामर्द कहती है, विपक्ष को लफंगा कहती है, विपक्ष के लोगों को सुरपणखा कहती है, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहती है, और उसके बाद चुपचाप करके उन्हीं मुद्दों पर बहस होने लगती है। और हम सब लोग, जैसे एक दिन आपसे मेरी व्यक्तिगत बात हो रही थी, आपको याद होगा, आपने बड़ी बढ़िया बात आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके ट्रॉल्स एजेंडा सेट कर देते हैं। आज इस पर बात हो जाएगी, आज राजस्थान पे बात होगी, कल बिहार पर बात होगी, और हम मजबूर होते हैं जवाब देने के लिए। तो है क्या कि ये जो वर्तमान की सरकार को अगर सद्बुद्धि नहीं आएगी, तो निश्चित तौर पर हम इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी हम मणिपुर की घटना पर शर्मसार हैं, हम शर्मसार होने को विवश हैं। हम आपको बताएं, हमारे देश में तरक्की हुई है, हम अमेरिका को भी कंपेयर किसी उसमें कई जगहों पर हम उनको पीछे भी छोड़ सकते हैं, यूएस को भी, यूके को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ मानवीय मूल्य ही नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ मानवता ही नहीं रहेगी, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। भाई हमारा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक जगह पे लिखा था कि देहु शिवा बरमोही है, शुभ कर्मंते कबहू न टरे, न डरे हरिसो जब जाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत कर। तो हम तो वो लोग हैं। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, मैं चूंकि मैं सब्जेक्ट पे ही रहना चाह रहा हूं, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से जो सबसे बड़ी शिकायत पूरे देश को है, पूरे देश को है, ये शिकायत ये है कि साहब आप चर्चा से भागते हैं। आप आज देखिए राजस्थान में उन्होंने क्या किया, कल सीकर में कहने लगे साहब एक लाल लाल डायरी है। तो मैंने कहा भाई वो लाल लाल डायरी है तो उसको बुला लो, राजेंद्र गुढ़ा को अपने भारतीय जनता पार्टी में, लाल डायरी ले लो और उस लाल डायरी में जो है उसको आप चर्चा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें गिरफ्तार कर लो अगर उसमें कोई गलत बात है। लेकिन उस लाल डायरी को दिखा करके मणिपुर से आप क्यों भाग रहे हो? हम मणिपुर से नहीं भागने देंगे आपको, क्योंकि वहां पर मानवता शर्मसार हुई है। और उसके जो रिपल इफेक्ट की बात की ना आपने, वो रिपल इफेक्ट जो है मिजोरम में दिखाई दे रहा है। मिजोरम में बाकायदा उनके क्या वहां के जो एथनिक जो क्या नाम लोग हैं मणिपुर वाले, उनको कहा जा रहा है कि आप छोड़िए स्टेट को। मैं तो इससे पहले की न्यूज, हाँ, इससे पहले की न्यूज आई थी वहां पे जो इंटरनल माइग्रेशन की हमारा एक प्रोग्राम हुआ था यशोवर्धन आजाद साहब से, उस टाइम इस बात की चर्चा हो चुकी थी कि एथनिक क्लेंजिंग जहाँ होगी वहाँ इंटरनल माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा प्रशांत भाई साहब, मुझे आपसे एक आखिरी में क्वेश्चन पूछना है कि जहां भी एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, आपने 1984 के राइट्स देखे थे, या आपने आज़ादी के टाइम पे लोगों का कत्लेआम सुना है अपन लोगों ने, वो कत्लेआम और 1984 की कई चीजें हैं, जैसे 2002 है गोधरा का, ये जहन से निकलती नहीं है फॉर जनरेशंस। बच्चों से बच्चे, आज भी जो बच्चा उस टाइम आप समझ 84 में पैदा भी नहीं हुआ था, उसको पता है कि 84 में क्या हुआ था। जो 2002 में नहीं पैदा हुआ था गोधरा में, उसके दादा ने, उसके पिताजी ने बताया है। जो आज़ादी के टाइम पे आप भी नहीं पैदा हुए थे, मैं भी नहीं हुआ था, मगर हमें सब पता है, वो हमारे जहन में इमेजेस आती रहती हैं। तो आपको नहीं लगता है जो ये आज की तरह मणिपुर में एथनिक क्लींजिंग हो रही है, ये ठीक है अभी आपने शांत कर दिया, मगर उसका जो इफेक्ट होगा, मेंटल स्टेट पे जो इफेक्ट होगा बच्चों पे, आप सोचिए कि जब वो बच्चे आएंगे अपने इस तरफ आएंगे दिल्ली पढ़ने के लिए या कहीं भी आएंगे, तो उनके अंदर एक तरह से हेटरेट पैदा नहीं होगी कि दिल्ली वालों के ऊपर, बंबई वालों के ऊपर, मध्य प्रदेश वालों के ऊपर, कि भाई तुम लोग कहाँ थे जब वो बड़े होकर कॉलेज से ही हो गया है अभी भाई, अभी से हो गया है। दिल्ली में बहुत सारे लोग, छोटे काम करने वाले लोग रेस्टोरेंट्स में, और बहुत सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, और
वो, और इनके अलग अलग एरियाज भी हैं दिल्ली में। Yeah, पब्लिक स्पेसेस में ये लोग दिखना कम हो गए हैं। it's so shocking. It's sad actually. इट्स वेरी सैड। It's very sad. ये और बात, क्योंकि हाँ, और क्योंकि ये मैं, लोग एक झटका महसूस कर चुके हैं। आपको याद होगा, अगर 2011 या 12 की बात है, जब कोकराझार में कुछ हुआ था और एक अफवाह फैली थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मारा जाएगा। वो अफवाह भी आरएसएस के लोगों ने फैलाई थी। ट्रू, सुशील कुमार शिंदे उस वक्त गृह मंत्री थे होम मिनिस्टर थे वो। और आरके सिंह जो अभी बीजेपी सरकार में है वो होम सेक्रेटरी थे। right, right. और उस वक्त मैं उनसे मिला था और मैंने उनको ये कहा था कि मुझे ये बड़ी चिंताजनक बात लग रही है कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अमूमन अधिकांश लोग ये प्रीपेड मोबाइल पे होते हैं। प्रीपेड मोबाइल का डेटाबेस उस तरीके से नहीं होता है। तो अगर मेरे घर के पीछे एक असम के पत्रकार रहते हैं, उनके पास वो मैसेज आया, मेरे पास नहीं आया। Oh, दिल्ली में रह रहे दूसरे लोगों को नहीं आया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आया। नॉर्थ ईस्ट के लोग छोटा मोटा काम करते हैं, लड़कियां अक्सर ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, रेस्टोरेंट में काम करती हैं। correct. तो इनके पास कोई ऐसे परमानेंट एड्रेस नहीं होते। तो ये लोग अपना प्रीपेड मोबाइल ले लेते थे। प्रीपेड, अगर प्रीपेड मोबाइल पे टारगेटेड मैसेजिंग आई है, आप सोचिए। तब भी मैंने कहा था कि जिसके पास भी डेटा है वो इस देश में गृह युद्ध करा सकता है। बिल्कुल करा सकता है आज की तारीख में। और यही हुआ मणिपुर में भी, ऐसे ही हो रहा। तो ये बेचारे झेल चुके हैं बहुत यहाँ पे दिल्ली में इस चीज को। और वैसे तो रेशियल स्लर तो इनको मिलते ही हैं। या वो मिलते हैं, वो हमारे टाइम से, हम दिल्ली में पढ़ते थे, हमारे डिफरेंट है, देखने में डिफरेंट लगते हैं। तो दिल्ली के लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेट्रोपॉलिटन है दिल्ली, कॉस्मोपॉलिटन नहीं है। करेक्ट, कॉस्मोपॉलिटन मुंबई है। मैं बॉम्बे भी रहा हूं, है, दिल्ली है, मैं कई साल रहा हूँ बॉम्बे में, मुझे मालूम है कि बॉम्बे है ब्यूटीफुल प्लेस। दूसरी चीज जो एक बात अभी सुरेंद्र भाई कह रहे थे, मैं तो बीजेपी से कहता हूँ कि क्या बीजेपी, आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि इन लोगों को मैं पहले भी जानता हूँ, रविशंकर प्रसाद हो, कोई हो, वाजपेयी सरकार में मंत्री थे तब से जानता हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मिलता रहा हूँ। एक व्यक्ति, एक आदमी की सनक पे पूरा संगठन सरेंडर कर चुका है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई किसी और एक बहुत ही सुरेंद्र भाई, बस एक 30 सेकंड में, कि एक बहुत सिस्टमैटिक ढंग से एक क्या कहो कि आप स्टोन पेल्टर्स, डिजिटल स्टोन पेल्टर्स का एक गैंग बनाया गया। वेरी गुड। वो गैंग डराता है। उसका पहला शिकार एलके आडवाणी हुए। उनके घर में ये पहुंच गए धरना प्रदर्शन करने, यही मोदी समर्थक। तो ये जो ट्रोल गैंग ऑफलाइन ऑनलाइन है, आप सोचिए कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मैंने सुना नहीं कभी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप उनके फैसले से अलग राय रख सकते हैं। अभी जब ईडी के डायरेक्टर का फैसला आया, मैं उस फैसले पर अलग राय रखता हूं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नफरत भरे गाली गलौज वाले 7 लाख ट्वीट किए गए हैं। इनका लेवल क्या है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कितना यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के रिसर्च का पेपर है, मैंने आपको भेजा है, आप देखिए उसमें कि उस पेपर में ये बात आ रही है कि वो ऐसे लोगों के ट्वीट्स हैं जो कि प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं। वही बात है। मैं प्रशांत भाई, ये गैंग बन गया है। तो अभी कोई भी बीजेपी के अंदर सुरेंद्र भाई कुछ बोलेगा, बीजेपी के अंदर भी उसके खिलाफ ये गैंग लग जाएगा, जैसे अडवाणी क्या चले गए थे। आई टोटली, मैं उसी बात पे आ रहा था क्योंकि अब टाइम भी खत्म हो रहा है, तो किसी और भी दिन इसको लंबी चुकी है, तो आपको सुनना तो ऐसा लगता है कि दिन भर सुनते रहे। आप इंस्टीट्यूशन है आप अपने में। जी, आप तो प्रशांत भाई,
देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, ये आपने समस्याएँ बताई और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये जो डिजिटल स्टोन पेल्टर है, इसको रोज़ मैं 2 ढाई हज़ार गालियाँ खाता हूँ, रोज़। मतलब ये आप हम अगर सभी ट्विटर हम पे मैं सभी 8 देखें या साल से हाँ, मैं 8 साल से जी, खा जी। रहा हूँ। हाँ, मैं 8 तो साल से मैं खा रहा तो हूँ, 2 खाली साल चल रहा है। मैं खाली 2 लाइनें जिसको कहते हैं ना कि 2 लोगों की अलग-अलग लाइनें कहता हूँ। एक तो साहिर ने एक जगह पे लिखा था कि रात भर का है मेहमां अंधेरा और किसके रोके रुका है सवेरा, जो तेरा है वही गम है मेरा और किसके रोके रुका है सवेरा। तो सवेरा तो आ रहा है, अब आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, इंडिया बन गया है। इंडिया एक पूरे तरीके से हम 24 से 26 दलों का एक हमारा ग्रुप बन गया है और जो आज की डेट में अहंकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन के खिलाफ लड़ रहा है और अपनी अपने अहंकार को किनारे रख करके लड़ रहा है, अपनी अपनी बातों को किनारे रख के लड़ रहा है। आज की डेट में यहाँ संविधान बचाने की बात आ गई है, लोकतंत्र बचाने की बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जजेस सड़क पर आ गए हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन डेट बाद में घोषित करता है और वो जो स्टोन पेल्टर्स गैंग का जो सरगना है वो पहले वहां पर वो कर देता है, क्या नाम, इलेक्शन कमीशन की डेट घोषित कर देता है। रात में 1:30 बजे सीबीआई का डायरेक्टर बदल दिया जाता है। यहाँ पर आप 3-3 बार ईडी का एक्सटेंशन हो रहा है, ईडी के डायरेक्टर का, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इन लोगों को ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि है तो हमारे ही अपने लोग, चाहे डिजिटल स्टोन पेल्टर हो, चाहे बिल्कुल, भारतीय जनता एब्सोल्युटली। पार्टी के लोग हों, चाहे वो एक जॉम्बीज जो बनाया गया है पिछले 10 सालों में, 12 ज़ॉम्बीज़, सालों में, ये इन जॉम्बीज को भी बताने की, इनको डिटॉक्सिफाई करने की आवश्यकता है। इनको दैट्स अ बताने करेक्ट की वर्ड। आवश्यकता है कि नवाज देवबंदी ने एक जगह पे लिखा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सच बात यह है कि व्यवस्थाएं, सत्ताएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन ये देश हमारा शाश्वत है। इस देश में जितने भी बुरे काम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इन बुरे कामों का खामियाजा देश भुगत रहा है। आज की डेट में इन्होंने पहले ही कहा था कि नॉर्थ ईस्ट को तो हमने स्वर्ग बना दिया। आप देखिए 9 साल पहले जब हम लोगों ने पूरी इतनी कोशिश करके एमएनएफ, हमने मिजो नेशनल फ्रंट से राजीव गांधी ने समझौता किया था, प्रशांत जी को याद होगा। ललथन हावला हमारा चीफ मिनिस्टर था, उसको 1 सेकंड में हटाया और लाल डेंगा को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। इस तरीके से आसाम पीस अकॉर्ड किया था हमने, एनएससीएन वालों से अकॉर्ड किया था हमने। आप इस चीज को देखिए, मतलब मैं आज कश्मीर पे नहीं आना चाहता, उसमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के लिए जो हमने बेसिक्स तैयार, 14 साल हमको लगे थे हेमंत बिस्व शर्मा को तैयार करने में। वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा को तैयार किया था हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए, लेकिन उस हेमंत बिस्व शर्मा से आज की डेट में जब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कराने की आवश्यकता है, उससे डिवीजन वाली पॉलिटिक्स करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सबसे बुरी चीज जो हमें लग रही है वो ये है कि जो लोग वहां पर क्रूसेडर के रूप में तैयार हुए थे, किए गए थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारे शेरपा थे नॉर्थ ईस्ट के लिए, उनसे क्या नाम, डिवीजन की पॉलिटिक्स कराई जा रही है। वहां पर बताया जा रहा है ये मैती है, ये खासी है, ये कुकी है, ये नागा है, ये मिजो है, ये फलाना है, ये क्या नाम नीचे रहने वाला है, ये क्रिश्चियन। अजीब किस्म की जो ये बात कर रही है, इसका खामियाजा एक दिन देश तो भुगत ही रहा है इस वक्त, लेकिन एक दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। इस बात को सब लोगों को समझना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को जितनी जल्दी ये समझ में आ जाएगा, जितनी जल्दी उनकी आंख खुलेगी, आंख तो खुलेगी, ऐसी बात नहीं है। जॉम्बीज हैं, हम लोग उनको डिटॉक्सिफाई टाइम भी लगता है। करेंगे, उनके इंजेक्शन भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं, हम हैं, आप हैं, प्रशांत भाई हैं, सभी लोग इंजेक्शन लगा के उनको ठीक भी करेंगे, लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुका होगा उसको लेकर के आप अमेरिका में बैठ करके दुखी हैं, हम हिंदुस्तान में बैठ करके दुखी हैं, प्रशांत भाई एज अ क्रूसेडर दुखी हैं। तो अब मेरा तो यही कहना है कि समस्याओं से ज्यादा अगर हम लोग अगले किसी दिन कुछ समाधान की बातें करें तो ज्यादा डेफिनेटली बेहतर हो। वही करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे सुरेंद्र भाई साहब, और उसका जो जवाब है वो आप सुन लेना, मगर दोनों का जवाब चाहिए। जो अभी एक अविश्वास का प्रस्ताव आप लोग दे रहे हैं, इंडिया हाँ या अविश्वास, हाँ, इसमें कई लोग बोल रहे हैं इसमें कोई दम तो है नहीं। वहां पे रवि किशन ठीक, जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है गोरखपुर से,
उनके स्टेटमेंट्स तो ऐसे आते हैं, और मैं उनको बहुत टाइम से जानता हूँ। जब इनकी पहली पिक्चर बनाई थी, उसका नाम था अग्नि मोर्चा। जी जी जी। उसमें उसके अंदर प्रोड्यूसर एक हम भी थे पीछे से। तो मैं वाह, उस जमाने क्या से बात। जानता हूँ उस आदमी को जी कि वो कौन है, क्या है, और वो भी अगर मुझे देखेंगे तो हो सकता है पहचान जाएंगे। तो वो चलो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो उनका जो स्टेटमेंट आया, और एक स्टेटमेंट किसी पार्लियामेंट में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया है कि इंडिया नाम हटा के भारत कर देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। डिड यू हियर दैट स्टेटमेंट? हाँ, यस यस, मैं दोनों चीजों की बात, मैंने कहा ना, जॉम्बीज हो गए। मैंने एक ही लाइन की बात बताऊं, रवि नहीं, किशन zombies पहले तो इनके कांग्रेस पार्टी। अंधभक्त हो गए हैं। ये तो नहीं अंधभक्त नहीं, हैं। इनके इन ये भी zombies हो ये गए। भी, ये भी तो अंधभक्त हैं। ये आज बड़े की डेट कैटेगरी के में हैं। नेता सिर्फ एक है भारतीय जनता पार्टी में, अदर हाँ देन ऑल आर फॉलोवर्स। आप एक चीज को याद रखिए, ये जो अधिनायकवादी स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन में, हो क्या गया है कि एक आदमी मायावी रूप से इतना बड़ा हो गया है कि कोई, अब इंडिया जो हम लोगों ने बनाया, वो क्यों बनाया कि कोई उसकी भुजाओं पर तीर मारेगा, कोई उसके माथे पर तीर मारेगा, मायावी शासन के, कोई कंधों पर मारेगा, कोई जंघाओं पर मारेगा, और राहुल गांधी जी उसकी नाभि में तीर मारेंगे। कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रथ पर सवार रावण था और रघुवीर जो था, भगवान श्री राम जो थे, वो बिरथ थे, पैदल चले थे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। तो आज जो हम लोगों ने नल की, नील की, कोल की, भील की, ये सारी जो सेनाएं इकट्ठी की है ना, ये आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, सब लोगों की, ये अब सेना 2024 में इनको सबक सिखाएगी। और जो आपने बात करी अविश्वास प्रस्ताव की, हम लाए क्यों? अविश्वास प्रस्ताव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरीके से बहुमत है, और वो बहुमत के अभिमान में ही ये बातें कर रहे हैं। लेकिन जब सदन में चर्चा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक ताकतें भी तो हैं, जो जिनका दम घुट रहा है इसमें, जिन लोगों का, तो हम ये चाहते हैं कि दुनिया के सामने, भारत के सामने, जनता के सामने, वो नल नील कोल भील के सामने एक्सपोज तो हो कि भाई आपका अपना मत क्या है, आप मतलब मानवता के आपको लगता पक्ष है में क्रॉस खड़े। वोटिंग हो जाएगी? आपको लगता है नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? नहीं ना हो, क्रॉस वोटिंग नहीं हो, कोई बात नहीं। हम प्रस्ताव इसलिए लाए हैं कि जवाब दें, जवाबदेह बने। हम दो चीजों के लिए प्रस्ताव लाए हैं। पहला, कि आप जनता के जवाबदेह हैं, आप जवाबदेह बने, आप सवालों के जवाब दें हमारे, और जनता के सवालों के सदन में जवाब दें। और दूसरा, पूरी दुनिया में जब आप जवाब देंगे, तो ये पक्ष जरूर जाएगा कि हमारे आंतरिक मतभेद तो हैं, लेकिन हम किसी भी अन्याय के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री ऐसा तो ओपनली तो कह नहीं सकते कि हम वहां मणिपुर की हिंसा का समर्थन करते हैं। वो तो कहेंगे मैं विरोध करता हूं, वो तो कहेंगे सदन में खड़े होकर के, एज ए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी कहेंगे ही कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होने के नाते, कि साहब हम इस हिंसा का कठोर साथ से दमन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो पीड़ित होंगे। तो इसका एक पूरी दुनिया में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के ये दो मुख्य कारण हैं हमारे। आपका क्या टेक बनता है प्रशांत भाई साहब, लास्ट बिफोर वी फिनिश? देखिए, अभी भाई जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो नियम 198 के तहत, 118 के तहत, जिस भी नियम के तहत लाया गया है, उसमें न्यूमेरिकल विक्ट्री की बात ही नहीं है। वो तो ऐसे फॉरगॉन कंक्लूजन। बात ये है कि ये नौबत कैसे आई। तो ये नौबत दो तीन वजह से आई। अगर प्रधानमंत्री संसद में बोलते, और अगर प्रधानमंत्री जो है वो स्पष्टीकरण देते हैं संसद में, चर्चा में भाग लेते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। दूसरी, इस नौबत को लाने के पीछे दोनों सदन के पीठासीन अधिकारी, यानी स्पीकर और जो राज्यसभा में चेयरमैन, ये भी जिम्मेदार है। ये जिस तरीके से सदन चला रहे हैं, जब ये लोग पार्लियामेंट में नहीं थे, मैं तब से पार्लियामेंट कवर करता रहा हूं, ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। इंक्लूडिंग इन्हीं के लोग, वेंकैया नायडू या सुमित्रा महाजन के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उस समय की रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। तो इस जिस तरीके से हाउस चलाया जा रहा है, क्या विपक्ष को बोलने नहीं दोगे? पहली बार, देखिए मैं 90 के दशक से पार्लियामेंट कवर करता अगर हूं, वो बोलते हैं हम तो इनवाइट कर रहे हैं विपक्ष को बोलने के लिए, पहली बार अभी भाई मैंने ये, कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया था प्रेस गैलरी में बैठते हुए लोकसभा और राज्यसभा की, कि किसी का माइक भी बंद किया जा सकता है।
सोचा ही नहीं था कभी। अभी माइक तो बंद कहते हैं होते खड़गे साहब का भी कर दिया था, अभी कहते हैं खड़गे साहब का माइक भी बंद कर होते हैं। दिया, वो क्लेम कर रहे थे। भाई अब खड़गे साहब आरोप लगा रहे, राहुल गांधी आरोप लगा रहे, कई लोग और आरोप लगा रहे, माइक बंद होते हैं। तो जब माइक बंद होने जैसी बातें होने लगे तो आपने विपक्ष को प्रवोक कर दिया कि वो अपना आखिरी जो हथियार है रोड पे निकल जाए। वो चले। वो हो सकता है कि विपक्ष इसको विंटर सेशन में लाता था कि इलेक्शन करीब होता, लेकिन उनको अभी करना पड़ गया। अब इसमें क्या होता है कि सारी पार्टियों को बराबर का आपको उनके अनुपात के हिसाब से समय देना पड़ेगा। राइट। नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू स्पेसिफिक नहीं होता, एक लाइन का होता है कि हम इस सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करते हैं। तो उसमें सारे इश्यूज आएंगे, राफेल भी आएगा, अडानी भी आएगा, मणिपुर भी आएगा, सब कुछ आएगा। तो बहुत विस्तृत चर्चा होगी और उसका उसका एम्बैरेसमेंट होगा, सब कुछ रिकॉर्ड में जाएगा। राइट। तो ये कोई दर्ज हो गया, विक्ट्री नहीं है बीजेपी की, और ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का तो, न्यूमेरिकल विक्ट्री का तो ये जरिया ही नहीं था। राइट। चलिए प्रशांत जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आप अपने भी एक इंस्टीट्यूशन है, और जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं आप लोगों सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रशांत जी का अगर यूट्यूब चैनल है, इनका ट्विटर हैंडल है, उसको फॉलो करें, इनको सुने, इनको समझे, और इंडिया को इंडिया की नज़र से देखें, ना कि कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, ये सब नज़र से। थैंक यू सो मच प्रशांत जी।